Hello friends, today we are going to start our third lecture in chapter number 4 for standard 9 in foundation. Before going to discuss this lecture, let us revise the first two lectures. In our first lecture, we have seen that what is the gravitational force and what is the formula for that gravitational pull, right? As we know that F is equal to g m1 m2 upon r square. If you have two object of masses m1 and m2 and both the masses are r distance apart, then you can apply the gravitational force as g m1 m2 upon r square, where g is the gravitational constant. This force is universally true, right? Then after, in our second lecture, we have seen that the variation in gravity with height and with depth. There are two formulas for height and one formula for the depth, right? So now we are going to start our third lecture. In this lecture, we are going to see one of the most important theory. But before going to discuss that theory, I would like to show you some of the photographs. You just have to look at them and recognize what he or what she is, right? See, this is the first photograph. ये he भी नहीं है, she भी नहीं है. What it is, or you can say that who it is. મજા આવી જાય કે નહીં? કા સાહેબને કેમ આમ કૂતરાનું મન થયું છે, આમ આવીને અત્યારે આવું આમ એક કૂતરાનો ફોટો દેખાડ્યો આપણને. એ પાછું કૂતરું જોવો તો ખરા, આપણા ઘર કરતાં મસ્ત ઘરમાં હોય એવું કંઈક આમ મસ્ત બેઠેલું કૂતરું લાગે તમને તો. શું નામ હશે આનું? ગેસ કરું તમારે? હું ટોમી. સારું, મારે કંઈક કહેવાય છે, આ કોક આપણો વિડીયો ચડાવી દે ક્યાંક. ઓરિયો. હા યાર, આ વખતે તમે જોયું તો આવા બધા નામ જ રાખે છે. કોકે કૂતરાનું નામ કંઈક વિચિત્ર, કોકે તો એનું નામ મેગી રાખ્યું હતું. ઘણા ઓલા બિસ્કિટ ઉપરથી ઓરિયો રાખે ને ફ્રૂટી રાખે ને. આનું નામ છે લાઇકા, LAIKA, લાઇકા. તમને ખબર છે આ નામ કદાચ લાइका તમે કદાચ સાંભળેલું હશે, लाइका. जब अंतरिक्ष के अंदर सबसे पहले कोई सैटेलाइट गया था तो उसके अंदर कोई ह्यूमन बींग्स नहीं थे. सबसे पहले जाने वाला कोई जीवित मतलब कि लिविंग एनिमल्स जो था वो ये था. डायरेक्ट इंसान को हमने नहीं भेजा था कभी भी अंतरिक्ष के अंदर. पहले ये एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर किया गया कि अपर लेयर में जब आपका स्पेस शटल पहुंचता है अर्थ से, तब वहाँ की डेंसिटी क्या है, वहाँ का प्रेशर क्या है, उस मुताबिक अगर इंसान जाएगा तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए. तो इंसान की डेथ क्यों करे, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये सोचा कोई एनिमल को भेजते हो, उसके ऊपर क्या क्या असर होती है, क्या क्या इफेक्ट आती है, वो सब हम देखें. बाद में हमें पता चलेगा कि भाई अगर किसी इंसान को भेजने लायक है कि नहीं भेजने लायक है. तो ये है लाइका नाम की डॉग. देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट 1957, आप देखिए ना तो 1939 से लेके 1945 ये 6 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 चला. फिर 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही महासत्ताएं थी. पहला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा था सोवियत यूनियन. फिर क्या हुआ, ये दोनों देश अपनी अपनी ऐसी जो कहते हैं ना, जो महत्वाकांक्षा रहती है कि पूरी दुनिया में हमारा ही राज होना चाहिए, ये दोनों के बीच में कंपटीशन चालू हो गया. अमेरिका वाले ये समझने लगे कि अभी हमको पूरी दुनिया पे राज करना है, सोवियत यूनियन वाले ये समझने लगे कि अभी हमको पूरी दुनिया पे राज करना है. पर अभी का जो जमाना था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना था. 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ
और 1957 के अंदर सोवियत यूनियन वालों ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। कैसे? पहला सैटेलाइट अवकाश के अंदर भेज दिया उन लोगों ने। अभी तो सारे देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे थे, पहचान रहे थे, छोटी मोटी डिवाइसेस या छोटी मोटी सर्किट्स बना रहे थे, तब कोई एक ऐसा देश जिन्होंने अपना सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट की ओर भेजने के लिए रवाना कर दिया। नाम था उसका स्पुतनिक 1। वो सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 की सफलता के बाद ऑलमोस्ट ये 4 अक्टूबर 1957 के अंदर स्पुतनिक 1 भेजा गया। उसके एक महीने के अंदर अंदर मतलब कि 3 नवंबर 1957 के अंदर वंस अगेन सोवियत यूनियन वालों ने ये लाइका नाम की किसी डॉग को उधर भेजने की कोशिश की। सो आप देखिए ना, तो 1957 वाज द फैंटास्टिक ईयर फॉर सोवियत यूनियन, क्योंकि पूरी दुनिया में बस सोवियत यूनियन का नाम ही चल रहा था। स्वाभाविक है कि ये सारी चीजें अमेरिका को नहीं पसंद आती। तो अमेरिका वालों ने क्या किया? 1958 ऑलमोस्ट 2 and 3 months बैक, मतलब कि 3 नवंबर 1957 को ये हुआ और 31 जनवरी 1958 ऑलमोस्ट 2 और 3 months लेटर अमेरिका वालों ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट भेजा जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। हेलो, वंस अगेन दोनों देशों के बीच में भारी कंपटीशन शुरू हो गया। रशिया वाले अपने सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर छोड़ रहे थे, अमेरिका वाले अपने सैटेलाइट्स छोड़ रहे थे। मजा तब आया जब सारी दुनिया में वापिस से सोवियत यूनियन हो गया। कैसे? ये देखिए, आपको लगेगा कि ये कोई मिलिट्री मैन लग रहा है, हमको तो ऐसे सब पहना हुआ है इसलिए कि भाई जंग में जाके अमेरिका के 4-5 सैनिक मार दिए होंगे। ऐसा नहीं है। इसका नाम है यूरी गागरिन। वोस्टॉक 1 करके एक मिशन था 1962 के अंदर। सोवियत यूनियन वालों ने पहले मेल एस्ट्रोनॉट, मतलब कि स्पेस के अंदर जाने वाला पहला ह्यूमन बीइंग अगर कोई था तो ये था यूरी गागरिन। वंस अगेन पूरी दुनिया में तहलका मच चुका था सोवियत यूनियन के नाम का। ये तो कुछ नहीं था। अब रशिया वालों ने तहलका मचाया ना, उसके 6-7 महीने के भीतर भीतर ये देखिए अमेरिका वालों ने भी अपना परचम साथ साथ में लहरा दिया। जो कुछ चीजें रशिया वाले करते उसके 2-5 महीने बाद अमेरिका वाले भी वो करते थे, और इसने तो और तहलका मचा दिया। इसका नाम है एलन शेफर्ड। फ्रीडम 7 करके एक मिशन था 1962 के अंदर ही, 1962 या तो 1963 के अंदर। ये भाई जो यूरी गागरिन था ना, वो यूरी गागरिन अर्थ की सरफेस से 200 या 250 माइल ऊपर तक गया था। ये 304 या तो 305 माइल ऊपर तक गए। यूरी गागरिन 108 मिनट तक 108 मिनट्स तक स्पेस के अंदर रहे, मतलब कि अर्थ की सरफेस से 200-300 माइल ऊपर। आप देखिए ना, तो वो तकरीबन 108 मिनट मतलब कि 1.25 घंटा जितना टाइम हुआ। ये भाई 15.5 मिनट 15.5 मिनट्स तक स्पेस के अंदर रहे। यूरी गागरिन को वापिस लाने के लिए जो स्पेस शटल था वो काम नहीं कर रहा था, वो पैराशूट लेके कूद के नीचे आए थे। यहां पे जो ये इंसान है, ये
वो स्पेस शटल ही किसी पैसिफिक महासागर में या तो कोई एक ऐसे ओशन के अंदर गिरा था, फिर अमेरिका वालों ने अपनी शिप भेज के उसको बाहर निकाला, हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला, और साथ साथ में रशिया वालों के साथ ही अपना परचम भी लहरा दिए कि भाई अगर आप लोग ह्यूमन बीइंग को स्पेस के अंदर भेज सकते तो हम भी भेज सकते हैं। मजा तब आया जब सोवियत यूनियन वालों ने एक और तहलका मचा दिया। This is the first lady astronaut that is went in space by Soviet Union. The name of her is Valentina Tereshkova, Vostok 6। देखिए वोस्टॉक 1 के अंदर, फिर वोस्टॉक 2, 3, 4, 5 ऐसे भी हुआ होगा, फिर वोस्टॉक 6 आया। वोस्टॉक 6 के अंदर Valentina Tereshkova, she was the first lady astronaut who went in space, right? तो अभी तो रशिया वाले बहुत आगे निकल चुके थे 1963 के अंदर। फिर वापिस 1970, ऑलमोस्ट 1969 या तो 1970 के अंदर ये इंसान जो है ना, ये एलन बोर्डर, वो वापिस से स्पेस में गया। इस बार वो स्पेस में सिर्फ अर्थ की सरफेस से 300 माइल ऊपर नहीं, वो डायरेक्ट मून पे गया। मून के अंदर वो लैंड किए, ये लोग, ये और इसके साथ 2-3 और लोग थे। मून की सरफेस पे उन लोगों ने लैंड किया, और ये तो ठीक है, वहां पे जाके उन्होंने गोल्फ खेला। सो अब की बार तो 1970 के अंदर अमेरिका ने बाजी मार ली कि भी अपना एक सैटेलाइट ही सिर्फ ऑर्बिट तक नहीं छोड़ा, ये लोग तो मून पे पहुंच चुके थे। इससे पहले नील आर्मस्ट्रांग भी गए थे, लेकिन ये दोबारा गए थे, एलन शेफर्ड। फिर इस दौरान देखा जाए तो 1963 में ये गई थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। फिर 20 साल तक कोई भी लेडी एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर नहीं गई। फिर 1976 या तो 1978 के अंदर अमेरिका में एक लॉ पास हुआ, जिसके अंदर ये था कि भी आप किसी भी जॉब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख सकते हैं। ये काम मेल कर सकते, ये काम फीमेल कर सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा लॉ पास हुआ था। फिर उसकी बदौलत नासा वालों ने ओपन सब कर दिया, लड़की वालों को भी, मतलब कि लड़कियों को भी अगर स्पेस में जाना है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नासा वालों ने अपने जो कुछ भी अपना सिस्टम रहता है उसमें उन लोगों ने लड़कियों के लिए भी जगह खाली रखी। फिर ये सैली राइड अमेरिका की तरफ से नासा से जाने वाली पहली लेडी एस्ट्रोनॉट बनी। ये 1983 के अंदर गई थी, 1983 के अंदर सैली राइड। ठीक है, ये देखिए खुशी की लहर अब आती है, क्योंकि 1957 से लेके 1975 ये 20 से 25 साल सिर्फ सोवियत यूनियन या तो अमेरिका वालों के ही रहे हैं। 1975 के अंदर सबसे पहले इंडिया वालों ने, मतलब कि ये दोनों कंट्री के अलावा इंडिया वालों ने अपना फर्स्ट एवर सैटेलाइट स्पेस के अंदर छोड़ा। पर ये जो सैटेलाइट छोड़ा था उसका नाम था आर्यभट्ट, लेकिन वो इंडिया की लैंड से नहीं छूटा था। हमने रशिया वालों को बोला था कि आप अपने लॉन्च व्हीकल से हमारा सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंचा दीजिए। उन लोगों ने बोला कि चलिए 200-500 करोड़ लगेंगे या तो इतने करोड़ लगेंगे। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, ये पैसे ले लो, आप हमारा सैटेलाइट छोड़ दो। फिर वो सैटेलाइट छूटा। और हम ये बोलते हैं कि हमारा फर्स्ट एवर सैटेलाइट आर्यभट्ट है, लेकिन वो हमारी लैंड से ऊपर तक नहीं पहुंचा है, वो हमने रशिया की हेल्प की बदौलत ऊपर तक छोड़ा था। हमारी धरती से फर्स्ट एवर जो सैटेलाइट ऊपर गया था वो था रोहिणी करके। ठीक है, खुशी की लहर अब आती है 1983 के अंदर। 1983 में राकेश शर्मा
पहले ऐसे भारतीय बने जो अवकाश की सफर करके आए। जब यूरी गागरिन फर्स्ट ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाने वाला, जब ये सारी खबरें दिखाई गई थी पूरी दुनिया में कि ये एक पहला ऐसा बंदा है जो ऊपर जाके आया है, तब राकेश शर्मा सिर्फ 12 साल के थे। तब उसने डिसाइड किया था कि मुझे भी एस्ट्रोनॉट बनना है। फिर क्या हुआ, फिर राकेश शर्मा जी ने आप देखिए ना, तो उसके वो एजुकेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी। 17 साल की एज में, एट द एज ऑफ 17 ही बिकम्स द पायलट। फिर वो पुणे की खड़गवासला में जो पुणे की एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो रहती है, उधर उन लोगों ने उधर इन्होंने एडमिशन ले लिया। फिर 1980 के आसपास डील हुई थी इंडिया की और सोवियत यूनियन की कि हम लोग एक मिशन बना रहे हैं जिसमें हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। तब सोवियत यूनियन वालों ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर आपकी तरफ से कोई स्पेस में जाने के लिए तैयार है तो हमें कोई एतराज नहीं है। उन लोगों ने सोवियत यूनियन वालों ने 2 नाम मांगे कि एस्ट्रोनॉट कौन बनेगा। तब हमारे इसरो वालों ने एयरफोर्स से पूछा कि आप हमें 2 नाम दीजिए जो हमें सोवियत यूनियन वालों को देने हैं, जिसमें पहला नाम था राकेश शर्मा जी का, दूसरा नाम था रवीश बल्होत्रा करके कोई थे। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि सिर्फ सोवियत यूनियन वालों ने सिर्फ एक ही नाम मांगा कि आप कोई एक पर्सन ही भेजो हमको। फिर राकेश शर्मा जी की पसंदगी हुई। 1980 से लेकर 1983 3 साल तक उन लोगों ने प्रैक्टिस की। ऐसा तो नहीं होता ना कि डायरेक्टली आप स्पेस के अंदर चले जाओ, पहले बहुत सारी ट्रेनिंग ली। वह ट्रेनिंग लेते वक्त राकेश शर्मा जी की बेटी का देहांत हो जाता है, फिर भी वो वापस इंडिया नहीं आए। फिर भी उन्होंने अपना ये सारा ट्रेनिंग का पीरियड शुरू रखा और 1983 के अंदर ये स्पेस के अंदर गए। तकरीबन 9 दिन, 7 से 9 दिन तक, 7 to 9 डेज तक ये स्पेस के अंदर रहे। ये जो सेली राइड थी ना, ये 14 डेज तक, 14 दिन तक स्पेस के अंदर रही थी। राकेश शर्मा जी और उनकी टीम 7 दिन तक अवकाश के अंदर रही थी। फिर वो वापस आ गए। इंडिया का नाम भी अभी गिने चुने अवकाश के अंदर जाने वाले देशों में शुमार हो चुका था। मतलब कि अभी हमारा इंडिया भी आगे बढ़ रहा था। खुशी की बात तब है जब ये लोग स्पेस के अंदर थे, तब कोई एक वीडियो कॉल या तो ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा जी को अवकाश के अंदर प्रश्न पूछा कि राकेश शर्मा जी, आपको स्पेस से हमारा इंडिया कैसा दिख रहा है? तब राकेश शर्मा जी ने बहुत सही जवाब दिया था। राकेश शर्मा जी ने कहा था, रेडियो था या तो कुछ जो वीडियो कॉल चल रहा था उसमें, वीडियो कॉल तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो उस टाइम पे जो कॉल किया था, इन लोगों के साथ बातचीत की थी, उस बातचीत के दौरान राकेश शर्मा जी ने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि ऊपर से मेरे को सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान दिख रहा है। तो बहुत ही प्राइड मोमेंट था वो। इंडिया की तरफ से भी कोई पर्सन ऐसा है जो रिप्रेजेंट कर सकता है पूरे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे। फिर बात आती है कल्पना चावला जी की। 1-2 लेसन भी शायद आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, राकेश शर्मा जी के बारे में भी पढ़ चुके होंगे। तकरीबन 2003 इसको भी एस्ट्रोनॉट बहुत छोटी एज में बनना था। वो ऑलमोस्ट 16 या तो 18 इयर्स की एज में तो अमेरिका पढ़ने चली गई थी। फिर वहां जाके उन लोगों ने नासा ज्वाइन किया। नासा ज्वाइन करने के बाद 2003 के अंदर गिने चुने 21 लोगों में इसका नाम शामिल हुआ। फिर 21 लोगों में से 14 लोगों की या तो 15 लोगों की जो टीम थी स्पेस के अंदर जाने वाली, वह टीम में भी कल्पना चावला जी का नाम शामिल हो चुका। और ये लोग स्पेस के अंदर गए 2003 में।
31 डेज, 31 दिनों तक, 31 डेज, 31 दिनों के लिए वो लोग स्पेस के अंदर रहे। फिर वापिस आ रहे थे। आपने वो सुनीता विलियम्स का शायद देखा होगा कि जब वो लोग वापिस आते हैं ना, तो वो न्यूज़ चैनल में और सारी जगह पे बस ऐसा ही लेता है, इतने घंटे बाकी है, इतने घंटे बाकी है, इतने घंटे बाकी है, लैंड करने के लिए इतने मिनट्स के बाद लैंड हो चुका है, हो जाए। सब लोग उसके स्वागत के लिए फूल या तो ऐसा जो माला रहती है, वो सारी की सारी मालाएं, फूल, कितने कितने लोग उन लोगों का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। अर्थ से सिर्फ 16 मिनट की दूरी पर उसका स्पेस शटल था। सब लोग तालियां बजा रहे थे कि अभी आ जाएगा, 15 मिनट बाद ये हो जाएगा, 16 मिनट के बाद हमारे लोग वापस आ जाएंगे, 31 दिनों बाद वापस आ रहे हैं। 16 मिनट की दूरी पे वो स्पेस शटल में ऐसी कोई टेक्निकल खामी हुई जिसकी बदौलत वो वहां पे ही ब्लास्ट हो चुका। सब लोग देख रहे हैं और वो ब्लास्ट हो चुका था। सारे के सारे एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाती है। पर ठीक है, लिखा होगा कुदरत में ऐसा कुछ कि ये लोग वापस धरती पे नहीं पहुंच सके। लेकिन देखा जाए तो इंडिया की तरफ से कल्पना चावला जी पहली ऐसी लेडी एस्ट्रोनॉट थी जो बेसिकली इंडियन थी और वो स्पेस के अंदर गई। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे सैटेलाइट अवकाश के अंदर भेजे इसरो की तरफ से। अभी आप मार्च 2020 का लेटेस्ट डिजिट सारे देखें तो उसके मुताबिक 860 से लेके 875 जितने सैटेलाइट्स अमेरिका वालों ने अभी तक छोड़ चुके हैं। अभी तक वो लोग ने अर्थ की ऑर्बिट्स के अंदर उन लोगों के सैटेलाइट लग चुके हैं। फिर नंबर आता है चाइना वालों का, 250 और मोर देन 250 सैटेलाइट्स आर लॉन्च बाय द चाइना। Then after Soviet Union, almost 175 to 185 satellites are launched by Soviet Union. Then after India, 112 और उससे भी ज़्यादा अभी तो सैटेलाइट्स इंडिया वालों ने भी छोड़ चुके हैं स्पेस के अंदर। पहले हम हमारा सैटेलाइट किसी और को बोलते थे कि आप छोड़ दीजिए, अब हम बाकी सारे देशों को बोलते कि अगर आपको अपना सैटेलाइट स्पेस के अंदर जाने देना है तो हमको दीजिए, हम लोग छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे देश की है कि आज हम उस स्टेज पे है जहां से हम बाकी सारी देशों को हेल्प हम लोग कर रहे हैं। आप भी ऐसे कुछ बनिए जो देश के ऐसे कोई काम में आ सके। ठीक है, अभी जो मेरे को बात करनी है ना वो है सैटेलाइट्स के बारे में, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। देयर आर certain celestial bodies which revolve around the planets. These are called satellites. For example, moon revolve around the earth. Similarly, Mars has 2 satellites. मार्स के पास भी फोबोस और डेलमोस करके 2 सैटेलाइट है। अर्थ के पास नेचुरली जो गिफ्टेड हुआ है वो है मून। मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेशन कर रहा है। ठीक है, ये सारे सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको केपलर के 3 लॉ बताना चाहता हूं। केपलर ने अपने 3 लॉ बताए। अगर कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है तो उसके 3 लॉ है। पहला लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। मतलब कि सब लोग ऐसा ही समझ रहे थे कि सारे के सारे प्लैनेट है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन केपलर ने ऐसा बताया कि वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, थोड़ा इलिप्टिकल टाइप उसका ऑर्बिट है। और वो जो अगर सर्कल होता है ना, देखो अगर कोई सर्कल होता है तो सिर्फ उसका एक ही सेंटर रहता है, लेकिन अगर कोई इलिप्स रहता है तो उसके 2 सेंटर रहते हैं। तो वो 2 सेंटर में से किसी एक सेंटर पर सन होगा और प्लैनेट उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। ये स्टेटमेंट दिया था केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस।
अगर सर्कल रहता है तो सेम रहता है ना, ये बोलो क्या ये बोलो, उसमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं रहता, उसमें रेडियस रहता है। यहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस रहता है। ये पूरा मेजर एक्सिस है, उसका भी हाफ सेमी मेजर एक्सिस, ये पूरा माइनर एक्सिस उसका भी हाफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है। केपलर ने अपने दूसरे लॉ में बताया था एरियल वेलोसिटी के बारे में। अ लाइन joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal time interval, that is the aerial speed of the planet remains constant। क्या बोला था कि अगर देखो यहां पे सन है, अगर कोई प्लैनेट पहले यहां है फिर यहां है, तो यहां से यहां तक जाने के वक्त इतना एरिया कवर हुआ सपोज, फिर यहां से यहां आते वक्त उसी प्लैनेट ने अगर यहां से यहां सपोज कि 10 मिनट में गया, तो 10 मिनट में वो यहां से यहां आया होगा, तो अभी इतना एरिया कवर हुआ है। तो केपलर ने अपने सेकंड लॉ में बताया कि ये जो एरिया है वो सेम ही रहेगा। ये 10 मिनट की दूरी तय करते वक्त उसकी स्पीड कम होगी, फिर जितना जितना नजीक आया तो फिर ये 10 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। आपको दिखने में ये लग रहा है कि ये एरिया छोटा है ये एरिया बड़ा है, लेकिन ये देखो ये पतला भी बहुत है, यहाँ पे स्प्रेड हो चुका है पूरा, मतलब कि ये और ये दोनों एरिया तो सेम ही है। तो अपने सेकेंड लॉ के अंदर केपलर ने बताया कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डी अपॉन डी टी इज कांस्टेंट। सेम टाइम इंटरवल के दौरान जो प्लैनेट एरिया स्वीप करता है, अगर किसी इतने ही टाइम पीरियड के अंदर वो कहीं दूसरी जगह पे उतना ही अगर वो जाता है, तब एरिया तो सेम ही कवर होगा। थर्ड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of its elliptical orbit, means t square proportional to r cube। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मेरे पास कोई एक प्लैनेट है ये, और कोई सैटेलाइट इस प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है, सपोज कि ये वाली ऑर्बिट पे घूम रहा है, यहां पे देखिए आपके पास वो सैटेलाइट है, सपोज इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, और सेंटर से लेके उधर तक की दूरी सपोज की r है। तो अगर ये अगर ये सैटेलाइट इस प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऐसे ही कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा थोड़ी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए सेंटर में कोई फोर्स लगना चाहिए, तो ही वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। तो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वह क्या है देखिए, m v स्क्वायर अपॉन r। v क्या है, ये ऑर्बिट की वेलोसिटी है, सपोज इसको मैं v0 बोल देता हूं तो मुझे यहां पे ये लिखना होगा m ऑर्बिटल वेलोसिटी, v0 मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, m v0 स्क्वायर बाय r। इतना फोर्स किसी ना किसी को देना होगा। चाहे फिर आप ऐसा कीजिए कि आप अर्थ से एक रस्सी बांधिए वह प्लैनेट तक, फिर वो रस्सी के बदौलत उसको घुमाइए, तो आपके प्लैनेट को घुमाने के लिए जो भी फोर्स देना पड़ा वो किसने दिया, वो रस्सी ने दिया। आप रस्सी की वजह की चेन रखिए कोई, वो चेन की वजह से आप उसको घुमाइए तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है। अगर कोई फोर्स नहीं है इन दोनों के बीच में फिर भी ये घूम रहा है, मतलब कि वो फोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो फोर्स है, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इतना फोर्स किसी ना किसी ने तो दिया होगा, किसने दिया होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ने दिया होगा। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हेलो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इतना फोर्स चाहिए, इतना फोर्स देगा कौन,
ग्रेविटेशनल फोर्स देगा, एम एम कैंसल, अल्टीमेटली V0 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक एक आर भी कैंसिल कर दो, GM अपॉन आर हो जाएगा। V0 मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, आपको टाइम पीरियड चाहिए तो वेलोसिटी को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन आर। अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, एक रोटेशन के वक्त जितना टाइम लगा वो, तो टाइम की जगह पे आप T लिख रहा है, तो डिस्टेंस कितना लेना होगा, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो 2 पाई आर जितना, सर्क्यूमफरेंस जितना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन आर। अल्टीमेटली इट इज 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर GM अपॉन आर। आप टी स्क्वायर को सब्जेक्ट कीजिए तो आएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM आर रेस टू 4, हेलो सॉरी आर रेस टू 4 नहीं आएगा, आर रेस टू स्क्वायर यहाँ पे है और एक ये आर ऊपर जाएगा, सो अल्टीमेटली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM इंटू आर क्यूब। ये फॉर्मूला हुआ, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है और ये प्लैनेट का मास कांस्टेंट है, सो अल्टीमेटली यू कैन से दैट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला डिराइव करते वक्त मैंने पाथ क्या सोचा, सर्कुलर पाथ सोचा, अदरवाइज वो ऑर्बिटल पाथ होता है। तो आर को हम रेडियस ना बोलते क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट हुआ केपलर के थर्ड लॉ का, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि टी का स्क्वायर किसके इक्वल टू होगा, of any planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit. So t square is proportional to r cube. यहाँ पे मैंने उसको डिराइव करके बताया, आपको डेरिवेशन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप ये लिख लेना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखिए उसके बाद सैटेलाइट्स, दो टाइप्स के सैटेलाइट रहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट रहते हैं या तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन बींग्स ने बना के स्पेस के अंदर छोड़े हैं वो। नेचुरल में अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, ऐसे ही जुपिटर के पास भी नेचुरल सैटेलाइट है, सैटर्न के पास भी है। मून का जो टाइम पीरियड है अर्थ के अराउंड घूमने का वो है 27.3 दिन का, मतलब एवरी 27.3 डेज के अंदर मून अर्थ के अराउंड एक पूरा चक्कर घुमा लेता है। हमको ये भी पता है कि मून जो है वो अपनी अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग भी रोटेशन करता है, अर्थ के अराउंड भी रोटेशन करता है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेशन करता है। मून को अर्थ के आसपास घूमने के लिए 27.3 दिन चाहिए और अपनी एक्सिस के अराउंड घूमने के लिए भी 27.3 दिन चाहिए। अर्थ में ऐसा नहीं, देखो अर्थ है वो सन को मतलब कि सन के आसपास अर्थ घूम रही है, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर देता है, लेकिन सन के अराउंड उसको 365 डेज लगते हैं। लेकिन मून में ऐसा नहीं है, मून में दोनों टाइम सेम है, 27.3 दिन। इसीलिए कहा जाता है ना, आप क्या है, आप मून की कभी दूसरी साइड नहीं देख सकते, मतलब कि आपको मून का जो सरफेस दिख रहा है ऑलवेज वही सरफेस दिखेगा, उसके पीछे हुआ उसका पिछला भाग कभी आपको नहीं दिखेगा। कभी कभार लड़के नहीं कहता वो लड़कियों को कि तू तो મને આમ ચાંદ જેવી લાગે છે। શું કામ ચાંદ જેવી લાગે છે? કારણ કે તમે ખાલી એની એક જ સાઈડ જોઈ શકો છો, એની કોઈ દિવસ બીજી સાઈડ નથી જોઈ શકતા। એટલે કોઈ તમને કદાચ બેનો ચાંદ જેવું કે તો આમ ખુશ ન થતા, એ તમને એમ કહેવા માંગે તમે હજી તમારી બીજી સાઈડ કોઈ દી કોઈને દેખાડી જ નથી એમ, ઠીક છે। આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ્સમાં જો સ્પુટનિક
1957 રશિયન સાયન્ટિસ્ટે स्पुतनिक કરીને આ આખો सैटेलाइट छोड़ियो तो उसके बाद देखा जाए तो इंडियन लोगों ने भी आर्यभट्ट करके और फिर इनसेंट सीरीज के बहुत सारे सैटेलाइट्स छोड़े हैं। अभी तो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट है, वो हम स्पेस के अंदर छोड़ चुके हैं। तो ठीक है, उसका यूज क्या होता है? सैटेलाइट का यूज मेनली क्या होता है? दे आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, स्पाइंग एंड मिलिट्री पर्पस। जब हमारे मोरबी के अंदर मच्छू डैम टूटा था तब हम लोगों को नहीं पता था कि डैम में खराबी आ चुकी है, डैम का पानी लीक हो रहा है और बाजू बाजू के गांव में जा रहा है। तब अमेरिका वालों ने फोन करके बताया था कि आपके ये गांव के अंदर कोई डैम टूटा लग रहा है, शायद हमको आप देखिए, उधर जाइए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तब हम लोगों ने तात्कालिक तौर पे सारी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध कराई। तो वो उन लोगों को कैसे पता चला कि हमारे इधर डैम टूटा है? सैटेलाइट की वजह से। फिर अमेरिका वालों ने वो ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया उसके घर एबोटाबाद जाके। तो उसमें भी बहुत सारा रोल देखा जाए तो सैटेलाइट्स का ही है। आप जासूसी कर सकते हैं दूसरे देशों के ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे उसके फायदे हैं। और अभी देखा जाए तो वही देश पावरफुल बन सकता है जिसके पास ज्यादा सैटेलाइट्स हो, क्योंकि सारे के सारे काम वो सैटेलाइट की बदौलत ही हम आजकल कर रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना तब तक रहेगा जब तक, आप देखा जाए ना तो ये देश कितने भी पावरफुल बने, वो तभी पावरफुल बन सकते हैं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हो। और साइंस और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ने के लिए सैटेलाइट ज़्यादा से ज़्यादा रहना ज़रूरी है। फिर आता है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ये मैंने आपको करके बताया। देखो, यहां से देखा जाए तो यहां से आप जस्ट स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। V0 क्या हो जाएगा? √GM/r। तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है? V0 = √GM/r। ये अर्थ का पूछा है कि अर्थ है और अर्थ के आसपास कोई एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो आपको मास किसका लेना है? अर्थ का। यहां पे आप देखिए V0 = √GM/r में G कांस्टेंट है, R तो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ये घूम रहा है, लेकिन ऑर्बिटल स्पीड के अंदर उस ऑब्जेक्ट का मास कहीं पे भी नहीं आ रहा है। मतलब कि अर्थ से इतनी दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी स्पीड क्या आएगी? उसकी स्पीड इतनी आएगी। मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस पर तो डिपेंड ही नहीं है। शायद अर्थ से इतनी सरफेस दूर यहाँ पे चींटी घूम रही हो, हाथी घूम रहा हो, घोड़ा घूम रहा हो, या आप देख बुलडोजर घूम रहा हो, या सेफ्टी पिन घूम रही हो, सभी की वेलोसिटी तो सेम ही रहनी है। क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस पर तो ये फॉर्मूला डिपेंडेंट ही नहीं है, किस राउंड घूम रहा है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट हमारे पास हुआ कि यहाँ पे जो मास आता है वो उस ऑब्जेक्ट का नहीं आता है, जिसके अराउंड घूम रहा है उसका मास आता है। आप यहां से कैपिटल टी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये जो फॉर्मूला था T² = 4π² × r³, यहां से स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? T = 2π√GM और r⁵ हो जाएगा कि नहीं? r³ का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। तो ऐसे भी फॉर्मूलाए बन सकते हैं। इसको आप अच्छे से लिख दो तो ये हो जाएगा T = 2π√r³/GM। हेलो, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो √r³/GM। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, कि अगर कोई ऑर्बिट ये है तो ये ऑर्बिट पे उस ऑब्जेक्ट को पूरा एक रोटेशन करते वक्त टाइम कितना लगेगा? तो कि टाइम इतना लगेगा। T = 2π√r³/GM। ठीक है? टाइम पीरियड के बारे में बताया मैंने आपको।
ये देखिए क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आप पहले तो अच्छे से पढ़िए। Consider the different planets revolving in different circular orbits around the star of very large mass. If the gravitational force between the planet and the star varies as r raised to minus 5 by 2, where r is the distance between them, how does the square of the orbital period t depends on the distance? See, यहाँ पे t square का r के साथ रिलेशन पूछा है, तो टी स्क्वेयर का आर के साथ रिलेशन है टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर क्यूब। लेकिन ये रिलेशन कहां से आया? जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आर रेस टू माइनस 2 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था तब, क्योंकि हमने देखो एम वी जीरो स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर लिखा। ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी जीरो स्क्वेयर बाय आर, अगर वही फोर्स फुलफिल कौन कर रहा है? तो कि ग्रेविटी फोर्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर है। लेकिन वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप r रेस टू 5/2 लीजिए। अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स r रेस टू माइनस 5/2 के प्रोपोर्शन में होता, प्रोपोर्शन माइनस 5/2 है, अगर आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो r रेस टू 5/2 हो जाएगा ना। तो अगर आपका ग्रेविटेशन फोर्स आर स्क्वेयर के इनवर्स में नहीं, आर रेस टू 5/2 के इनवर्स में होता तो टाइम पीरियड क्या आता? तो वंस अगेन आप ऐसा लिख के एम एम कैंसिल कर दीजिए। सो वी जीरो स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर रेस टू 5/2 इंटू आर। तो ये क्या हो गया? जी एम अपॉन आर रेस टू 5/2 इंटू आर। टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे 2 पाई आर अपॉन टी करना पड़ेगा। यहां से हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर रेस टू 5/2 इंटू आर। टी स्क्वेयर को सब्जेक्ट कीजिए तो आएगा 4 पाई स्क्वेयर अपॉन जी एम। आर रेस टू स्क्वेयर इधर है ही, यहां से आर रेस टू 5/2 ऊपर जाएगा और वहां से आर नीचे आएगा, एक एक आर कैंसिल। सो अल्टीमेटली टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर अपॉन जी एम आर रेस टू 1 इंटू आर रेस टू 5/2 मीन्स टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर अपॉन जी एम। अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा 1 प्लस 5/2 मीन्स टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर अपॉन जी एम आर रेस टू 7/2। ये सारे के सारे कांस्टेंट है। सो टी स्क्वेयर कैन वेरी विथ आर एज आर रेस टू 7/2। सो ये आपका आंसर आना है टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू 7/2। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से आप सॉल्यूशन किधर लिख लेना। सॉल्यूशन यहाँ पे भी दिया है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा ये पूरा, पर फिर भी लिख लेना। ये देखिए क्वेश्चन आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए। पहले तो क्या कहा है आपको? If the time period of a satellite in the orbit of radius r around a planet is t, then the time period of satellite in the orbit of radius 4r is t dash. Then t dash is what? देखिए आपको रिलेशन मालूम है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, आपको ये तो मालूम है ना कि टी स्क्वेयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड टी इज द टाइम पीरियड। यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं टी स्क्वेयर अपॉन t1 स्क्वेयर, t2 स्क्वेयर अपॉन t1 स्क्वेयर इज इक्वल टू r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब। पहले कौन सी ऑर्बिट पे था और तब उसका टाइम पीरियड क्या था?
तो कि पहले r ऑर्बिट पे था, r1 की जगह पे r ऑर्बिट पे था, तब टाइम पीरियड t था। अभी वो 4r रेडियस पे है, तो यहां पे आ जाएगा 4r का क्यूब, तब टाइम पीरियड t डैश है। तो आपको पूछा गया कि आप t डैश फाइंड आउट करिए, तो t डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 r क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू टी स्क्वायर, r क्यूब कैंसल, स्क्वायर रूट निकालो, तो t डैश इज इक्वल टू 8t। हेलो, आप बात को समझिए, अगर ये कोई प्लैनेट है तो यह प्लैनेट से r डिस्टेंस की दूरी पे कोई एक सैटेलाइट घूम रहा है, तब उसको टाइम पीरियड लगता है कैपिटल T, और वही प्लैनेट से कोई इतनी दूरी बनाकर घूम रहा है, ये दूरी है सपोज की 4r, तो ये प्लैनेट का टाइम पीरियड क्या होगा, ये प्लैनेट का टाइम पीरियड होगा यहां से 8 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर r डिस्टेंस की दूरी पे कोई प्लैनेट है, उसको एक राउंड कंप्लीट करते वक्त 5 आवर्स लग रहे हैं, तो वहां पे जो 4r डिस्टेंस पे कोई ऑर्बिट है, तो उधर एक चक्कर मारने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे, उसको लगेंगे 8t, मतलब कि 8 इंटू 5, 40 घंटे लगेंगे उसको। बात समझ रहे हो आप? ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके सामने। इसका आंसर आएगा सी, 8t। ये देखिए, the time period of a satellite of Earth is 5 hours. If the separation between the Earth and the satellite is 4 times the previous value, the new time period will be, वही हुआ ना, पहले दोनों के बीच की दूरी r थी, अब दोनों के बीच की दूरी 4r हो चुकी है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा 8t, 8t में t लेना है 5 hours, so ultimately your answer is 40 hours. Look at this. From the surface of the Earth at height of 5r, a geostationary satellite is moving, where r is radius of the Earth at the height of 2r. From the surface of the Earth, another satellite. The time period of satellite will be dash hours. इस क्वेश्चन को तो पहले आप IMP कर दीजिए, क्योंकि ये जो वर्डिंग्स दिए हैं ना, वो बहुत मस्त वर्डिंग्स दिए हैं। 100 में से 90 बच्चे इसमें भूल करेंगे और करेंगे। पहले तो आप डेटा अच्छे से रीड कीजिए। आपको जो दूरी दी गई है वो अर्थ के सेंटर से नहीं दी गई है, अर्थ की सरफेस से दी गई है। तो ये जो 5r डिस्टेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि मैं आपको पूरी बात बताता हूं। देखिए, ये प्लैनेट हो चुका है, ठीक है, इसके आसपास एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये वाली है। अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक की दूरी r है। वह लोग ये बोल रहे हैं कि यहां से सरफेस से 2r की दूरी, मतलब कि ये ऑर्बिट है, वह अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है, यह दूरी है 3r, और वह जो ऑर्बिट दिया है वह अर्थ की सरफेस से 5r है, मतलब कि सेंटर से कितना होगा 6r। आप जो अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, अल्टीमेटली यू आर डूइंग दिस, t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 क्यूब अपॉन r1 क्यूब, अल्टीमेटली t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। अगर आप ध्यान नहीं रखते तो आप r2 की जगह पे 2r और r1 की जगह पे 5r लिख के आ जाते। r1 की जगह पे आप 5r लिख देते, r2 की जगह पे आप 2r लिख देते। अगर ऐसा ले लेते तो आपका आंसर नहीं आता। r2 की जगह पे आपको क्या लेना है,
3r का क्यूब, r1 की जगह पे आपको क्या करना है 6r का क्यूब। क्वेश्चन समझिए, पहले आपका सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा था तब उसको कुछ टाइम लगता था, अभी वो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में नहीं इस ऑर्बिट में घूम रहा है तब उसको कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये है। सो अल्टीमेटली यू वांट टू फाइंड आउट T2, सो सब्जेक्ट द T2 square, T2 square is equal to 3 into 3 into 3, 27r cube, 6 into 6 into 6, 216r cube into T1 square। जब वह ऑब्जेक्ट 6r पे था तब उसका टाइम पीरियड क्या था, दिया है क्या, कुछ नहीं बोला है कि टाइम पीरियड क्या है, लेकिन ये वर्ड यूज कर दिया है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी दो टाइप के होते हैं, सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर सैटेलाइट, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होता है, वो अर्थ की पोल के अराउंड घूमता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में वर्ड ही बता देते हैं कि अर्थ से देखा जाए तो वो स्टेडी रहेगा, जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ से देखो तो वो स्टेशनरी रहेगा। ऐसा कब होगा, देखिए आप 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, ऐसा कोई दौड़ नहीं सकता, लेकिन आप समझिए कि अगर आप इतनी बहुत स्पीड से दौड़ रहे हैं फिर भी आपको बाजू वाला इंसान स्टेडी दिख रहा है, वह कब हो सकता है, वह तब ही हो सकता है जब बाजू वाला भी आपकी स्पीड के साथ आपके साथ साथ दौड़ रहा हो। हेलो, आप घूम रहे हैं फिर भी कोई आपको स्टेडी लग रहा है, तो वो स्टेडी क्यों लग रहा है, क्योंकि वह भी उसी स्पीड से घूम रहा है, तब आप ये समझ सकते हैं कि वो स्टेडी है। ये सैटेलाइट वह भी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, अर्थ खुद भी घूम रही है, फिर भी ये सैटेलाइट आपको स्टेडी क्यों लगता है, क्योंकि अर्थ जितने टाइम में घूम रही है, अर्थ को एक राउंड घूमने के लिए 24 आवर्स लग रहे हैं, तो उस सैटेलाइट को भी एक राउंड अर्थ के आसपास घूमने के लिए 24 आवर्स लगते होंगे। तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि अगर वह सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अर्थ के ऊपर से देखे तो वो हमको स्टेडी का स्टेडी ही लगता है, तो क्यों, क्योंकि उसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स ही है। अब जैसे ऐसे ऐसे घूमेंगे तो वह भी आपके साथ साथ ऐसे 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 ही घूमेगा, क्योंकि आपकी जितनी घूमने की स्पीड है, मतलब आपको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतने टाइम में वह भी एक राउंड कंप्लीट कर देता है। तो आपको बोला नहीं गया है कि T1 क्या है, पर आपको समझना क्या है, T1 क्या होगा, 24 घंटे ही होगा। 27/216 ये कैंसल, यहाँ पे मैं 24 आवर्स ले रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और बोला जाए कि ना बोला जाए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड रहता है 24 घंटे। ठीक है, अभी आप T2 स्क्वायर को कैलकुलेशन कर लो, 27/216 इंटू 24 इंटू 24, 8 से 8 3 जार 24, 8 2 जार 16, 5 6, 8 7 जार 56, 27 गो कैंसिल हो चुके। तो T2 का स्क्वायर क्या आएगा, 24 इंटू 2 मतलब कि 72। हेलो, तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं ना, T2 स्क्वायर क्या आएगा 36 इंटू 2, सो T2 क्या आएगा 6√2। हेलो, इतने घंटे लगेंगे उसको, 6√2 आवर्स। सो आपका आंसर आएगा C, 6√2 आवर्स। हेलो, ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले तो आप लोग यहाँ भूल कर दोगे, 5R को 5R ले लोगे, 2R को 2R लोगे। आपको लेना क्या है, 5R को 6R लेना है, 2R को 3R लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो सरफेस से डिस्टेंस है, आपको सेंटर से चाहिए। फिर दूसरी गलती यहाँ करोगे कि आपको जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड नहीं मालूम होगा, तो वो भी याद रखना पड़ेगा कि जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड रहता है 24 आवर्स, तब जाके ये पूरे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकोगे।
तो इस क्वेश्चन को आप IMP कर देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन भी मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो लिखा वो सॉल्यूशन ही लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ईच ऑफ मास m इज d if they perform circular motion around their center of mass, what is their orbital velocity? क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। इसमें हो क्या रहा है, देखिए आपके पास दो मास है, वह दोनों मास के बीच का, देखिए ये पहला मास ले लीजिए आप, ये दूसरा मास ले लीजिए आप, ये ले लीजिए m1 m2 बोला है कि दोनों सेम मास के, ये दोनों सेम मास के, ये इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक है। कहा यह गया है कि अभी ये दोनों उसके सेंटर ऑफ मास से, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे 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 घूम रहा होगा, ये यहाँ से ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, इस तरह से दोनों घूम रहे हैं ऐसे सर्कल के अंदर। पूछा यह गया है कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी। तो आप ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल स्पीड ये होगी v0। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी को तो देना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv0² r। इतना फोर्स किसी ना किसी को तो देना होगा। यह फोर्स देगा कौन, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो g m1 m2 अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर सर्कल है तो उसकी रेडियस क्या है, पूरा डिस्टेंस d है, तो रेडियस क्या है, रेडियस तो इतना होगा d/2। तो यहाँ पे जो r दिख रहा है mv0² अपॉन r की जगह पे मैं d/2 लिख देता हूँ, g m1 m2 अपॉन d², m कैंसल, d कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2v0² is equal to gm upon d. So ultimately v0² is equal to gm upon 2d. So ultimately v0 is under root gm upon 2d आएगा। हेलो, आपका आंसर ये रहना है, अंडर रूट gm अपॉन 2d। तो यह सॉल्यूशन भी आप किधर लिख लेना। प्रोसीजर सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी को तो देना होगा। कौन दे रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। फिर आप वैल्यू पुटअप करते वक्त ध्यान रखिए कि यह फॉर्मूला के अंदर दोनों मास के बीच का डिस्टेंस लेना है, यहां पे सिर्फ रेडियस लेनी है, तो ये d/2 हो जाएगा, ठीक है। The radius of circular orbits of two satellites A and B of the Earth are 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then the speed of satellite B। देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन थे ना उसमें टाइम पीरियड की बात कर रहे थे। हेलो, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक सैटेलाइट उसके अराउंड घूम रहा है, वही सैटेलाइट कोई दूसरी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो दोनों की ऑर्बिटल स्पीड तो अलग अलग होगी। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r, ऐसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो g भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो v0 क्या होगा, 1 अपॉन रूट r के प्रोपोर्शन में होगा ना। तो यहां से आप ऐसा बोल सकते हैं, दूसरे v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू अंडर रूट r1 अपॉन अंडर रूट r2। हेलो, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना। बोला क्या गया है, जब आपका सैटेलाइट 4r रेडियस पे था तब उसकी स्पीड 3, यहां से देखिए ये डिस्टेंस सपोज 4r है, तो यहां पे उसकी स्पीड 3v है। अगर वही सैटेलाइट B किधर है, B r रेडियस पे है,
यहां पे अगर सपोज कि कोई सैटेलाइट है बी, ये ए है, ए कितनी दूरी पे है, ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर 4r एंड r रिस्पेक्टिवली, तो ए 4r डिस्टेंस पे है, बी r डिस्टेंस पे है। इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ए इज 3v, इसकी स्पीड 3v है, मतलब कि देखिए v2 फाइंड आउट करना है, v1 की स्पीड 3v है, r1 की जगह पे आपको लेना होगा 4r, r2 की जगह पे लेना होगा √r, √r कैंसल, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो v2 इज इक्वल टू 2 और ये 3v आएगा, सो अल्टीमेटली v2 क्या हो जाएगा 6v। हेलो हेलो, यहां पे उसकी स्पीड 6v है, यहां पे उसकी स्पीड 3v है, ठीक है, तो आंसर आएगा बी 6v। ये भी देख लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरे अच्छे से पहले तो आप पढ़ लीजिए। एक रोलर कोस्टर दिया गया है, उसकी डिजाइन ऐसे करनी है ताकि आपको सबसे अपर मोस्ट पॉइंट के ऊपर वेटलेसनेस जैसा आपको फील हो। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 मीटर है, तो आपको वो अपने कार की स्पीड टॉप ऑफ द हिल कितनी रखनी होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखिए ऐसा कोई रोलर कोस्टर आपके पास है, आम सपोज यहां से कार आती है, कार मतलब कि वो जो ट्रेन जैसा रहता है ना, वो ऐसे डब्बे डब्बे रहते हैं पीछे पीछे, ये पूरा इधर जाता है, फिर वो ऐसे ऊपर आता है, फिर ऐसे घूम के वापस इधर चला जाता है। ये जो रेडियस दी गई है आपको, पहले तो मैं आपको दिखाई दे इस तरह से लिख लूं थोड़ा, देखिए ऐसा, यहां से जो ट्रेन आती है, यहां से जो ट्रेन आती है वो ऐसे घूम के वापस इधर जाती है, ठीक है। अभी आप समझिए, ये जो रेडियस दिया है ना वो आपको दे दिया गया है, कितने का रेडियस है 20 मीटर का। पूछा ये गया है कि यहां पे ये पॉइंट पे आपको वेटलेसनेस फील होना चाहिए। वेटलेसनेस का मतलब क्या है, देखिए अभी मैं खड़ा हूं तो मेरा वेट मुझे लग रहा है, कैसे, सपोज कि मैं जितना फोर्स ग्राउंड पे लगा रहा हूं तो ग्राउंड उतना ही फोर्स मेरे पे लगा रहा है, तो अभी मेरा जितना वेट होगा वो मैं फील कर रहा हूं, मुझे वेटलेसनेस फील नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 20 माले की बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाऊं और वहां से ऐसे जंप लगाऊं, मारा बेटा राजी था इसे, ले सपोज मैं 20वें माले की छत के ऊपर जाके ऐसे ऐसे जंप लगा रहा हूं, तो जब तक ग्राउंड पे नहीं आऊंगा तब तक तो मुझे क्या लगेगा, मेरा कोई वेट ही नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा वेट नीचे लग रहा है लेकिन उतना ही वेट मेरे पे ऊपर कोई नहीं लगा रहा है। मुझे क्या फील होगा, मैं तो बस ऐसे ही गिर रहा हूं, मेरे ऊपर सामने कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब मैं किसी सपाटी के कांटेक्ट में नहीं हूं, तो मेरे ऊपर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। जब आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए तब आपको यह समझना चाहिए कि आपको वेटलेसनेस फील होगी। अगर मैं चेयर के ऊपर बैठा हूं, भले जमीन के ऊपर नहीं हूं, अगर मेरे दोनों पांव चेयर के ऊपर है तो मैं जितना फोर्स नीचे लगा रहा हूं उतना ही फोर्स चेयर वाली सरफेस मेरे पे ऊपर लगा रही है, तब मेरे को वेटलेसनेस फील नहीं होगा। सपोज मैं लिफ्ट में हूं और वह लिफ्ट ऊपर 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 जा रही है, तो मैं ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं हूं, चेयर के कांटेक्ट में नहीं हूं, मतलब मैं मेरा वेट नीचे लगा रहा हूं तो सामने उतना ही वेट लिफ्ट का जो फ्लोर है वो मेरे पे लगा रहा है। अगर कुछ ऐसा हो कि वो लिफ्ट का केबल टूट जाए और पूरी लिफ्ट
करती नीचे आ जाए, तो वो जितने टाइम के लिए वो लिफ्ट नीचे आएगी उतने टाइम के लिए मुझे वेटलेसनेस फील होगा, क्योंकि अभी मेरा गिरते वक्त एक्सेलरेशन क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ग्रेविटी जितने एक्सेलरेशन से मैं नीचे गिर रहा हूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लिफ्ट की सरफेस भी नीचे जा रही है, मैं भी नीचे जा रहा हूं। मेरा जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना अपोज करने वाला फोर्स ऊपर है ही नहीं, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। तो अगर कोई कार घूम रही है तो वह घूमने के लिए mv²/r जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वह फोर्स देगा कौन? तो यहां पे तो कोई दो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप gm1m2/r² लिख सके। यहां आके क्या होगा, यहां आके इस कार का वेट mg जितना नीचे लगेगा, और ये कार वो रेल की पटरियों के कांटेक्ट में था, तो नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे लगेगा, क्योंकि आप पटरियों को ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो पटरियां आप पे नीचे फोर्स लगाएगी। लेकिन वेटलेसनेस फील करना है तो वह नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना चाहिए। तो आपका जो पूरा का पूरा mv²/r जितना फोर्स है वो देगा कौन? वह देगा सिर्फ mg, वेट ही आपको ये फोर्स देगा। m कैंसल हो जाएंगे, v² = rg आएगा, यहां से v = √rg आएगा। r की जगह पे आपके पास 20 मीटर का रेडियस है, g की जगह पे आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी ले लीजिए, तो आपके पास आएगा √200v। 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, आपके पास वैल्यू है 200। तो 200 का स्क्वायर रूट कहाँ निकलेगा? 14 और 15 के बीच में ही कोई निकलेगा। तो यहां से आप अपना आंसर बता सकते हैं कि अगर आपके ट्रेन की स्पीड या तो आपके कार की स्पीड 14 और 15 के बीच की रही, तब आप ऊपर जाके वेटलेसनेस फील कर सकते हैं। हेलो, तब आप ऊपर जाके वेटलेसनेस फील कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे कर लेना आप अच्छे से, सॉल्यूशन भी ये लिख लेना, ठीक है। मास एंड वेट करके एक थियरी टॉपिक है। टॉपिक कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि भाई आप अर्थ पे हो या आप मून पे हो, मास तो सेम ही रहेगा, वेट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला है mg। मास कभी चेंज नहीं हो सकता, वेट चेंज हो सकता है। अगर आपका मास 12 किलो है अर्थ के ऊपर, तो आप मून पे जाओगे तो आपका मास तो 12 किलो ही रहेगा। अगर आप अर्थ के ऊपर मेजर करें तो आपका वेट सपोज 120 न्यूटन है, तो आप मून पे जाओगे तो मून पे वो वेट 120 न्यूटन नहीं होगा, 120 न्यूटन डिवाइड बाय 6, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6th पार्ट है। अगर यहाँ पे वेट 120 न्यूटन है तो वहां पे वेट 120 डिवाइड बाय 6, मतलब कि सिर्फ 20 न्यूटन होगा। तो मास में और वेट में इतना डिफरेंस है, यह सिर्फ आपको बता रहा है। एक बार अच्छे से रीड कर लेना बस ये टॉपिक को, फिर कैंसिल मार देना, कोई जरूरत नहीं है इसको अच्छे से याद रखने की। अगर अर्थ पे मास 10 किलोग्राम है और मून पे भी मास 10 किलोग्राम है, तो वेट का क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, मून की ग्रेविटी 1.6 है। सो बस mg कर दो, mg, m इंटू जी, 10 इंटू 9.8 मतलब 98 न्यूटन अर्थ पे वेट होगा, 10 इंटू जी मून पे वेट होगा उसका 16 न्यूटन। सो 98 न्यूटन एंड 16 न्यूटन, दिस इज द आंसर, C is your correct answer. When a body is thrown up, the force of gravity is acting downward. अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है पर ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी ना, तो direction of the gravity is in downward direction. The mass of a body is measured to be 12 किलोग्राम on the earth. अर्थ पे मास 12 किलोग्राम है, तो मून पे मास क्या होगा? 12 किलोग्राम ही होगा। अगर अर्थ पे वेट 120 न्यूटन है तो मून पे वेट क्या हो जाएगा? मून पे वेट हो जाएगा 20 न्यूटन।
A body of mass 20 kilogram is weighed on Earth's surface and then weighed on height equal to the radius of the Earth. The difference in the weights will be what? ये अलग क्वेश्चन है. प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था. यहां पे देखिए पूछा क्या गया है. ये अर्थ है, आपका ऑब्जेक्ट पहले अर्थ की सरफेस पे था, फिर आपका ऑब्जेक्ट कोई हाइट पे आ चुका है. जब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे था तब उसका कुछ वेट था. पता करते हैं कि अर्थ की सरफेस पे 20 किलोग्राम मास वाले का वेट क्या होगा. वेट ऑन अर्थ सरफेस. फॉर्मूला क्या है वेट का? मास इंटू ग्रेविटी. पर ग्रेविटी लेनी क्या होगी? जो सरफेस पे होगी वो. मास तो 20 किलोग्राम है और सरफेस के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन है. मैं 9.8 की जगह पे 10 ले लेता हूं. हेलो 10 ले लेता हूं तो आंसर आएगा 200 न्यूटन. अभी मैं ये हाइट पे चला जाता हूं. 8 कितनी हाइट दी है आपको बोला है क्या? अगेन अर्थ की रेडियस जितना ऊपर चले गए. अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r है. एट द हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. आपको फाइंड आउट करना है वेट. वेट एट द हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो वह क्या होगा? mg डैश होगा. मास तो 20 किलोग्राम ही रहेगा, चाहे वह आपका ऑब्जेक्ट यहां हो या वहां हो या मून पे हो, कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट हो, मास तो वही रहना है. जो भी चेंज आएगा वह ग्रेविटी में चेंज आएगा. ग्रेविटी क्या हो जाएगी? कोई हाइट के ऊपर ग्रेविटी क्या हो जाएगी? उसका तो फॉर्मूला आपके पास है ना, g ऑफ e अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर ई का स्क्वायर. हेलो आप दूसरी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी हाइट है. यहां से देखिए 20 जी ऑफ ई की जगह पे आप ले लीजिए 9.8. यहां पे 10 लिया तो आप यहां पे भी 10 ले लीजिए. 1 प्लस हाइट कितना है? अर्थ की रेडियस जितना. अर्थ की रेडियस कितनी है? r है. ये इसका स्क्वायर करना होगा ना. आर आर कैंसल, मतलब 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4. 20 इंटू 10 अपॉन 4. 4 5 आर 20. 5 इंटू 10 आर 50 न्यूटन. यहां पे वेट होगा 200 न्यूटन, वहां पे वेट होगा 50 न्यूटन. आपको पूछा है कि वेट में डिफरेंस कितना आएगा. तो 200 न्यूटन में से 50 न्यूटन सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपके वेट का डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया 200 माइनस 50. अल्टीमेटली इट इज 150 न्यूटन. आपने स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 नहीं ली है, 10 ली है, इसीलिए ऐसा आंसर आ रहा है. अगर आपने स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 ली होती तो आपका आंसर आता 147 न्यूटन. थोड़ा वेरिएशन आता. तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर. ऑलराइट. सो ये सॉल्यूशन भी लिख लेना किधर. ये टॉपिक है वेटलेसनेस का. पहले ये सॉल्यूशन किधर लिख लेना आप, ठीक है. वेटलेसनेस, जैसा मैंने आपको बता दिया कि अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो चुका मतलब कि आपको वेटलेसनेस फील होगा. ये टॉपिक भी सेम टू सेम बस एक बार रीड कर देना अच्छे से. किसी काम का टॉपिक नहीं है. इवन 11 साइंस के अंदर ये टॉपिक आता है तब भी हम उसको पढ़ाते नहीं है इतना अच्छे से. ये आप समझने वाली बात है कि वेटलेसनेस फील कब होगा, जब नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा. पूरा का पूरा एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, ठीक है. ये देखिए आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए. हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर 4th chapter in standard 9 for the foundation. That's it from this lecture as well as from this chapter. Whatever you have learned, please make a note of that. Please revise
whenever you get sometimes, because once you revise it or once you do it once you do it with care, then after when you will reach in your standard 11th and 12th science, at that time that will be more beneficial to you. बाकी सारे बच्चे यह सारे प्रॉब्लम के अंदर टाइम बिगाड़ेंगे, तब आप अलग अलग क्वेश्चन करते होंगे। तो ये अभी आपके लिए थोड़ा कठिनाई हो सकता है कि आपको 9th का भी वर्क पैरेलल करना है, साथ साथ में ये सारा वर्क भी पैरेलल करना है, तो ये थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन आप घबराइए मत, मेहनत करते रहिए। एक बार अभी आपने स्ट्रगल कर लिया तो आप 11th 12th में आओगे, तब आप बस सक्सेस ही सक्सेस पाओगे। ठीक है, यहाँ तक हम अपना ये लेक्चर और अपना ये चैप्टर रखते हैं। अगली बार मिलेंगे तब कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए थियरी टॉपिक्स और प्रॉब्लम के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, अस्तु, थैंक यू।